हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली इनकी Q4 की बिजनेस अपडेट से रिलेटेड होने वाली है। ये अपडेट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आई है कल ही के दिन, और कल चूँकि सैटरडे थी, आज भी संडे है, तो ये दोनों दिन तो हॉलीडे है। मंडे को जब हमारा बाजार ओपन होगा तो उस दिन हमें इस न्यूज़ की वजह से इसके शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आगे हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कैसे तेज़ी मिल सकती है या फिर क्या गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पहले हम लोग शुरू करेंगे न्यूज़ से। जो भी Q4 की न्यूज़ आई है उसे हम लोग समझेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद ही आगे सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी डिस्कस की जाएगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से होगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले खुद से स्टडी करनी है, इसके ऊपर खुद से रिसर्च करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। तो चलो अब यहाँ पर हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो न्यूज आई है कल ही के दिन। देखो, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की इंट्रोडक्शन जाने तो किस प्रकार की कंपनी है। ये एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। जिस प्रकार से बजाज फाइनेंस है उसी प्रकार से ये चोला फाइनेंस है। और ये जो है किस प्रकार की फाइनेंस करती है, ये टू व्हीलर्स जो होती हैं उनको फाइनेंस करती हैं, फिर होम लोन्स देती है, या फिर यहाँ पर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी देती है। काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज में ये लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप लोग खुद से रिसर्च कर लेना, या फिर कमेंट करना कि इसके ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो आनी चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम Q4 की बिजनेस अपडेट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलो हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लिए। देखो, ओवरऑल डिसबर्समेंट फॉर Q4 FY24 की बात की जा रही है, ठीक है। ओवरऑल डिसबर्समेंट जो लोन बांटे गए हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है 24,600 करोड़, ठीक है, एज अगेंस्ट 21,020 करोड़ इन Q4 ऑफ FY23, ठीक है। तो Q4 FY23 थी, उसके कंपैरिजन में अगर बात की जाए Q4 FY24 के अंदर, तो इसमें जो लोन डिसबर्समेंट है वो ज़्यादा हुआ है, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 17%। तो 17% की ग्रोथ देखने को मिली है Q4 में, ठीक है, Q4 FY24 में, ठीक है। अगर हम Q4 FY23 की बात करें तो उसमें कितनी थी, 21,020 करोड़। तो उससे अभी ज़्यादा यहाँ पर अभी ग्रोथ हुई है। इस क्वार्टर जनवरी टू मार्च की बात की जा रही है तो इसमें 24,600 करोड़ की लोन की डिसबर्समेंट की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ों को देखते हैं। एंड फॉर FY24 वाज एट अराउंड 88,300 करोड़ एज अगेंस्ट 66,532 करोड़, विच इज ग्रोथ ऑफ 33%। यहाँ पर हमने क्वार्टर में देखा कि जो जनवरी टू मार्च की जो क्वार्टर है 2024 वाली, इसमें 24,600 करोड़ की लोन डिसबर्समेंट हुई। लेकिन यहाँ पर 2023 की Q4 की बात करें तो इसमें कितनी हुई थी, 21,020 करोड़ की डिसबर्समेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें, FY24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 88,300 करोड़ की मतलब डिसबर्समेंट हुई। और FY23 की बात करें तो उसमें हुई थी कितना, 66,532 करोड़। तो यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हो 33% की हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं डिसबर्समेंट इन व्हीकल फाइनेंस, ठीक है। व्हीकल फाइनेंस बिजनेस वेयर अराउंड 12,900 करोड़, ठीक है, इन Q4 FY24 एंड अराउंड 48,200 करोड़ फॉर FY24, ठीक है, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 6% एंड 21% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर। समझो, मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो। तो जो इनका व्हीकल फाइनेंस का जो बिजनेस है
उससे अराउंड 12,900 करोड़ इनको मतलब ये डिसबर्समेंट किए हैं। ठीक है, 12,900 करोड़ की लोन्स यहाँ पर बांटे हैं व्हीकल फाइनेंस में। ठीक है, जो कि कब, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब जनवरी टू मार्च जो है 2024 में खत्म हुआ उसमें। ठीक है, एंड अराउंड 48,200 करोड़ ऑफ 200 करोड़ फॉर FY24, मतलब FY24 में बात किया जाए तो टोटल यहाँ पर 48,200 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो 6% ज़्यादा डिसबर्समेंट हुआ है और 21% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा डिसबर्समेंट। ठीक है, व्हीकल फाइनेंस की सेगमेंट में। अब यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, डिसबर्समेंट इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस वेयर अराउंड RS 4200 करोड़। ठीक है, इन Q4 ऑफ FY24, मतलब Q4 2024 की, उसमें यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर 4200 करोड़ बांटा गया है। ठीक है, एंड अराउंड 13,400 करोड़ फॉर FY24। FY24 में 13,400 करोड़ डिसबर्समेंट किया गया लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 52% एंड 44%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर 52% की ग्रोथ हुई है, एंड ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे बात करें तो 44% की ग्रोथ हुई है, मतलब इतना ज़्यादा लोन बांटी है रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिसबर्समेंट इन होम लोन्स बिजनेस वेयर अराउंड 1700 करोड़। ठीक है, 1700 करोड़ फॉर FY24 Q4 में। ठीक है, तो Q4 के यहाँ पर बात करें तो इसमें 1700 करोड़ की डिसबर्समेंट की गई है होम लोन्स में। ठीक है, होम लोन्स के अंदर। ठीक है, एंड अराउंड 6,300 करोड़ फॉर FY24। तो FY24 में यहाँ पर 6300 करोड़, जो कि अब यहाँ पर 21% एंड 64% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले डिसबर्समेंट के अंदर। यहाँ पर 1700 करोड़ यहाँ पर हुआ है तो 21% की वृद्धि हुई है डिसबर्समेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 64% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, डिसबर्समेंट के अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम अगर देखें, डिसबर्समेंट इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन्स बिजनेस वेयर अराउंड 2,130 करोड़। ठीक है, फॉर FY24 Q4। ठीक है, एंड अराउंड 8100 करोड़ फॉर FY24। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो लोन्स इन्होंने डिसबर्समेंट किए हैं उसमें देखो यहाँ पर 2100 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब जनवरी टू मार्च की बात की जा रही है, एंड 8100 करोड़ FY24 की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो गाइस, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये FY24 को समझने में दिक्कतें हो सकती है, अगर कोई बिगिनर है तो देखो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं टाइम लेना चाहूँगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो FY24 कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024, तो कैसे होगा फाइनेंशियल ईयर 2024, देखो कैसे जोड़ा जाता है ये भी समझो। देखो जैसे 2023 से 24 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 से 24, तो यहाँ पर क्या होता है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ये एक पूरा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, तो यही FY24 की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, एक साल, ये एक साल की बात की जा रही है यहाँ पर, और वही चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सभी डेटा के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ों को समझना कि FY24 जहाँ पर भी है डेटा, समझ जाना कि पूरे एक साल की बात की जा रही है, 2023 से 24 तक की डेटा की बात की जा रही है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का डेटा है। ठीक है, जो कि FY24 के अंदर बताई जा रही है। ठीक है, और Q4 ऑफ FY24 जनवरी टू मार्च 2024 का डेटा। ठीक है, which is a growth of 1% and 27% respectively year on year। ठीक है, तो बढ़िया है। डिस्पर्समेंट इन द कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन्स बिजनेस वेयर अराउंड 3300 करोड़। ठीक है, फॉर Q4 ऑफ FY24, तो मतलब FY24 की Q4 में 3300 करोड़ की डिसबर्समेंट की गई, किस सेगमेंट में,
कंज्यूमर एंड स्मॉल इंटरप्राइज लोन्स में, ठीक है, एंड 11,200 करोड़ इन FY24, ठीक है। इसमें परसेंटेज वाइज ग्रोथ अगर हम देखें तो 40% एंड 63% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसबर्समेंट यहाँ पर किए। फिर डिसबर्समेंट इन सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन बिजनेस वेयर अराउंड 366 करोड़ फॉर Q4 ऑफ FY24 एंड अराउंड 1,074 करोड़ ऑफ FY24, ठीक है, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 87% एंड 138% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर। तो सभी सेगमेंट्स में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इनका ग्रोथ हुआ है लोन डिसबर्समेंट के अंदर। एंड फिर यहाँ पर देखें अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रू अराउंड 35% एट अप्रोक्सीमेटली 1,53,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, 35% से बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या यहाँ पर और भी डेटा पेश की गई है। यहाँ पर देखो कलेक्शन एफिशिएंसी ऑन बिलिंग एट एन ओवरऑल लेवल स्टूड एट अराउंड 130% इन Q4 ऑफ FY24। चलो ये भी बढ़िया है। अब यहाँ पर द कंपनी कंटिन्यूज टू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है, विथ अप्रोक्सीमेटली 8100 करोड़ एज कैश बैलेंस एज एट द एंड ऑफ मार्च 2024, ठीक है, इंक्लूडिंग 3750 करोड़ इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइड HQLA, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने लिक्विडिटी के तौर पे यहाँ पर 8100 करोड़ भी रखी हुई है कैश बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइम तक बात की जा रही है मार्च 2024 तक, जिसमें से 3750 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं क्वालिफाइड HQLA में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो एबव इंफॉर्मेशन है ये प्रोविजनल है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू ऑडिट बाई ज्वाइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो देखो ये जो डेटा हमने अभी पढ़ा अभी देखा वो प्रोविजनल है, ठीक है, और अनऑडिटेड है। तो ऑडिटेड जब होता है तो क्या होता है कि वो अप्रूव हो जाता है कि हाँ इतना जो डेटा हम लोग देख रहे हैं 63%, 50% जो भी ग्रोथ की डेटा हम लोग देख रहे हैं डिसबर्समेंट की, तो जब अप्रूव हो जाती है ऑडिटेड हो जाती है ऑडिटर्स के थ्रू तब वो 100% करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो अभी अप्रूव होना बाकी है, ठीक है। अप्रूव कौन करेंगे यहाँ पर जो ऑडिट करने वाली कमेटी है इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके थ्रू यहाँ पर इसे अप्रूव करना होगा, ठीक है, तब ये एकदम 100% सही हो जाएगा डेटा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अब इस डेटा को पूरे के पूरे गलत करार दे दो, क्योंकि ये डेटा भी कंपनी ने ही पोस्ट की है, ठीक है। तो ये चूंकि प्रोविजनल है तो अभी जब ये ऑडिट होगी इनकी ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है उनके थ्रू, तब यहाँ पर ये पूरी अच्छी तरह से मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो डेटा पोस्ट की गई है ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम गलत है, ठीक है। तो प्रोविजनल है लेकिन कंपनी के थ्रू ही पोस्ट की गई है, तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई है और इसमें आपने देखा कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में बनी है इनकी। ये देखो नेट प्रॉफिट वगैरह की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, ठीक है, वो डेटा तो आएगी जब इनकी Q4 की रिजल्ट पब्लिश होगी तब, ठीक है। लेकिन लोन बांटने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोन बांट चुकी है कंपनी ने और हर सेगमेंट में काफ़ी अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर लोन बांटी है पहले के मुकाबले में, ठीक है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें। देखो कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अगर हम बजाज फाइनेंस जो इसकी पीयर है और इंडिया की सबसे बड़ी NBFC कंपनी है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो देखो उससे तो छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें उनसे कंपेयर करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बजाज फाइनेंस खराब हो गया, ठीक है। तो चूंकि ये उससे थोड़ी सी छोटी है तो यहाँ पर ग्रोथ की चांस बजाज फाइनेंस के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है एंड रिस्क भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। 1,02,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक के पीई की बात करें तो 31.9 है, इंडस्ट्री पी है 20.8 की। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव है स्टॉक, लेकिन क्या है कि यहाँ पर स्टॉक ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है इनका, इस वजह से मार्केट ने इन्हें थोड़ा सा महंगा कर दिया है। तो ये मतलब लाजमी होता है कि इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न्स दे रहे हैं, उनमें जनरली जो पी है वो थोड़ा सा महंगा ही देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 9.72% है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 7.56 जो कि ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली ये एक मतलब एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, फाइनेंस से रिलेटेड बिलोंग करती है, तो इस वजह से यहाँ पर डेब्ट होना लाजमी है। ठीक है। क्योंकि ये अगर कर्ज नहीं लेंगे तो ये लोगों को लोन्स वगैरह भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की कंपनियों में लोन्स जनरली हमें देखने को मिलते ही हैं, कर्ज देखने को मिलते ही हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर्ज की बात करें तो 1,19,471 करोड़ है, मतलब यहाँ पर इनकी मार्केट कैप से भी ज़्यादा कर्ज है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये भी माइनस में, -27,293 करोड़। ठीक है। और करंट प्राइस की बात करें तो 1218 है, बुक वैल्यू 188, आरओई है 20.4 जो कि ठीक है। और यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 1310 और 815 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.16% की है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, ईपीएस है 38.8 रुपये की। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर रेवेन्यू देख लेते हैं। कुछ साल की डेटा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। इससे पहले की डेटा अगर आपको देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2022 में तो 10,148 करोड़ की रेवेन्यू थी इनकी, फिर यहाँ पर बढ़कर 12,884 करोड़ हो गई, और फिर अभी टीटीएम में यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 17,453 करोड़ हो चुकी है, जो कि बेहतरीन है, काफ़ी कंसिस्टेंसी है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो 2154 करोड़, फिर 2665 करोड़, फिर 3210 करोड़, काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है। अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो देख सकते हो 26 रुपये, फिर 32 रुपये, फिर 38 रुपये, काफ़ी बढ़िया तरीके से ईपीएस भी इनका बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह सभी चीज़ों को देखते हैं, स्टॉक प्राइस, सीएजीआर, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में तो 17%, 5 साल में 18%, 3 साल में 14%, टीटीएम में 49%। तो एक एवरेज मान सकते हैं सेल्स ग्रोथ। ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब भी नहीं है और कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा खराब भी नहीं करेंगे। बाकी ये जो टीटीएम वाला ये भी अच्छा है 49%, और ये भी ठीक है, ये भी अप्रोक्स एवरेज ही मानकर चलो। ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है 14%, लेकिन रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर कम है अगर हम स्मॉल कैप की जो एनबीएफसी की बात करें उनके मुकाबले में। ठीक है। और अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और बढ़िया है। यहाँ पर जैसा मैं परसेंटेज वाइज खोजता हूँ वैसा ही है। 10 साल में 24%, 5 साल में 24%, 3 साल में 36%, टीटीएम में 29%। चलो बढ़िया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी बेहतरीन है। 10 साल में स्टॉक का प्राइस 36% की सीएजीआर से बढ़ी है, 5 साल में 33% की सीएजीआर से बढ़ी है, 3 साल में 29% की सीएजीआर से बढ़ी है, 1 साल में 45% से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देख सकते हो 19, 19, 19 और फिर 20। ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी बढ़िया भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% प्लस है, थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिम किए हैं लगातार 3 क्वार्टर से। तो अभी की होल्डिंग की बात की जाए तो 50.37% है। अब देखो ये ट्रिम कर रहे हैं तो कौन खरीद रहा है, या फिर यहाँ पर डीआईआईज की बात करें तो ये भी ट्रिम किए हैं, देख सकते हो 20.37% थी, फिर 20.04% हो गई और अब 18.39%। पब्लिक की भी अगर बात करें तो पब्लिक भी देखो 7.25% थी, जो फिर 7.03 हो गई और फिर 6.51% हो गई। तो सारा का सारा किसने खरीदा, बाकी बच्चा ये एफआईआईज। तो एफआईआईज ने सारा माल खरीदा है, डीआईआईज से खरीदा है,
पब्लिक से खरीदा है, प्रमोटर से खरीदा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रही है। तो चलो ये एक पॉजिटिव सिग्नल हम मान सकते हैं कि चलो इंस्टीट्यूशंस बाई तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 24.73% की होल्डिंग है एफआईआईज की, तो चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर चार्ट काफ़ी अलग अलग तरह से ड्रॉ कर रखा है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो एक समय था जब यहाँ पर जो चोला फाइनेंस की जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक आ गई थी, देख सकते हो वैसे आ तो गई थी यहाँ पर लगभग 1000 के लेवल पर, ठीक है, 1010-15। यहाँ पर ये एक सपोर्ट था 1030 के लगभग में, तो यहाँ तक आ गई थी। अब यहाँ से देखो गिरावट जब हुई तो काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डर डर कर यहाँ पर लॉस बुक कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली और ये एक रेजिस्टेंस के पास अभी पहुँच चुकी है, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी स्टॉक में, तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो छोटी मोटी गिरावट से आपको घबराना नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। और मार्केट में अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज है और उसकी वजह से अगर कोई स्टॉक गिरती है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पर हम बाई करें, पोजीशन बनाएं। अगर ऑलरेडी बाई कर रखा है तो वहाँ पर हम एक्यूमुलेट करें। कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो होती है वही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता किसी भी लेवल पर मान लो और शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो फिर मेरे लिए मौका है कि चलो एक्यूमुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कम प्राइस में खरीदेंगे, तो चलो ओवरऑल हमारा जो प्राइस है वो घटेगा, एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर रुकी हुई है इसकी शेयर। अब मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तो उस दिन ये न्यूज़ काफ़ी मतलब बढ़िया देखने को मिली है लोन डिसबर्समेंट में, तो उसकी वजह से अगर बाइंग चालू होती है तो यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस सामने आ जाएगा जो कि है 1310 के लेवल का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सस्टेन कर पाती या नहीं। पिछले 2 दिन से तो यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। एंड साथ ही साथ देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आकर एक डोजी भी बन गया है। देखो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर हमें सिग्नल्स भी देखने को मिल रहे हैं कि मे भी ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे या फिर नीचे भी जा सकती है, क्योंकि डोजी भी यहाँ पर बन गई है, तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अब चूंकि ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये वाला मैं भूल गया हूँ कैंडल का क्या नाम है, ठीक है, लेकिन इससे सिग्नल मिलता है कि थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो बाकी तो मंडे को पता चलेगा। वैसे न्यूज़ तो ठीक ठाक है कि ग्रोथ मिले इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस है, तो हो सके तो यहाँ से बिकवाली भी चालू हो जाए। जिन लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पर ख़रीदा होगा एज अ ट्रेडर, ठीक है, या यहाँ पर ख़रीदा होगा, तो वो लोग यहाँ पर आकर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो हो सके तो वहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर बाइंग अगर चालू हो जाए और यहाँ से मतलब ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये लेवल आ जाएगा 1310 का, और फिर यहाँ से अगर बिकवाली चालू होगी तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगी। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर खाली आसमान है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। 1300 क्या यार 2000 के लेवल पर भी जा सकता है अगर अच्छा वॉल्यूम रहा तो, अच्छा डिमांड रहा तो। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इस लेवल की बात करें, जब ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूटा था तो उस लेवल पर अगर कोई बाय किया होगा तो उससे अप्रोक्स 11, 11.5, 12% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक हाई की बात करें तो वहाँ से अभी तक डिस्काउंट की बात करें तो काफ़ी माइनर सा डिस्काउंट है, ठीक है, 7% के तकरीबन यहाँ पर डिस्काउंट देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से हमने चार्ट को बनाया है, ठीक है, सभी तरह से हम लोग देख लेते हैं। हमारा काम है देखना, चार्ट को रीड करते रहते हैं और वही आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 1032 का भी सपोर्ट है, फिर यहाँ पर 1100 का भी सपोर्ट है, फिर यहाँ पर 1200, 1300, ये सब देख सकते हो एक एक 100 के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब बाजार गिरी थी 1032 के लेवल पर अगर कोई बाय किया होगा तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मुनाफा कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो 17
18% लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हो रही होगी। अगर किसी ने भी यहाँ पर बाय किया होगा तो यहाँ से यहाँ लगभग इतने 17-18% की प्रॉफिट बन जाती, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस फिलहाल, और देखते हैं कैसा यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है या फिर यहाँ से बिकवाली चालू हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी तब हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमारा लेवल हो जाएगा 1100 का। तो फिर यहाँ पर कुछ चांसेज हम देख पाएंगे, मतलब अगर इस लेवल से बात करें यहाँ पर बाई करने की। तो अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता, वैसे तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता तो मैं थोड़ा सा देखता कि चलो यहाँ पर गिरे तब मैं बाई करूँगा। अगर मैं वाकई में इन्वेस्ट करना चाहता तो यहाँ पर देखो पहले ही आई थी, ठीक है। तो मैं यहीं पर कुछ अमाउंट में खरीदारी कर लेता, पूरा का पूरा नहीं, बल्क में नहीं। अगर यहाँ पर इंडिकेशन मुझे मिलती कि चलो हाँ यहाँ पर बॉटम बन गया है तो बल्क में हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है ट्रेंड यहाँ पर चूंकि बन रहा था डाउन ट्रेंड का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि चलो अब यहाँ पर बॉटम बन गई तब मैं बल्क में खरीदूंगा। और अगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी नीचे गिर सकती है तो मैं कुछ अमाउंट में एक किस्त में खरीदूंगा, और नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेशन करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो एक डोजी भी बनी हुई थी, ठीक है, इस सपोर्ट के लेवल पर देख सकते हो। और ये जो डोजी बनी इसके बाद की रफ्तार आप लोग देख सकते हो इस डोजी तक। तो यहाँ पर एक रेड डोजी बन चुकी है और ये रेजिस्टेंस के नीचे बनी है। ऊपर बनती तो थोड़ा सा चांस होता कि चलो ऊपर जा सकती है। अब देखो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि ऊपर डोजी बनेगा तो ऊपर ही जाएगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है या कोई कंफर्म नहीं होता। अगर ये कंफर्म होता तब तो यहाँ पर कोई भी लोग आकर मतलब श्योर हैं कि चलो अब यहाँ पर गिरावट होगा तो यहाँ पर बेचकर पैसे कमा लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट में देखो सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि मतलब डोजी बन गया तो अब नीचे ही जाएगा या डोजी बन गया तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है बाजार में, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन है भाई, ठीक है। सो ये रही चार्ट हमारी। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बेहतरीन है, और फ्यूचर में ये जो सेक्टर है एनबीएफसी की ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। क्योंकि किनको नहीं ज़रूरत है लोन की आजकल के टाइम में, ठीक है, सबको ज़रूरत पड़ती है। और अच्छे तरीके से इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और इनका जो प्रॉफिट एंड जो मतलब सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी रिसर्च कर लेना एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं आपको भी ये नहीं कह सकता कि आप लोग यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करो, या अगर मैं इन्वेस्ट भी करता तो भी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोग यहाँ पर कोई भी मतलब इन्वेस्टिंग करो या नहीं करो। तो ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। प्योरली एजुकेशनल पर्पज से सारी चीज़ों को हमने भी डिस्कशन किया। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है, या फिर खुद से रिसर्च एंड स्टडी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।